everyone. I hope you all are doing well in your life. In today's video I am going to discuss about the Tanebo-Siano diagram. Tanebo-Siano diagram की जो हमने प्रीवियस वीडियो की थी उसमें हमने उसका थ्योरी पोर्शन सारा डिस्कस किया था. उसमें हमने क्या क्या रीड आउट किया था, एक तो उसे रिकॉल करते हैं दोबारा से. टेट्राहेड्रल सिस्टम में Tanebo-Siano इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि टेट्राहेड्रल इसके लिए जब भी आप Tanebo-Siano रीड आउट करोगे उस डायग्राम के लिए स्पिन क्रॉस ओवर मेन है, राइट. जैसे कि डिफरेंस होना चाहिए हाई स्पिन और लो स्पिन के केसेस में. तो ऐसे सिस्टम्स जिनके पास हाई स्पिन और लो स्पिन की ट्रांजिशन नहीं होगी, उनके पास कोई स्पिन क्रॉस ओवर नहीं होगा और उनमें हाई स्पिन से लो स्पिन जाने की कोई टेंडेंसी नहीं होगी. टेट्राहेड्रल का ऑलरेडी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, पहले से ही बहुत लो होता है, जिस वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इन ईच केस एवरी कंडीशन दे प्रेफर टू बी इन हाई स्पिन स्टेट. तो इस वजह से टेट्राहेड्रल का Tanebo-Siano इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पिन क्रॉस ओवर पॉसिबल नहीं है. तो मोस्टली हम क्या करेंगे, Tanebo-Siano हम किसके लिए स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पर लो स्पिन और हाई स्पिन के कुछ केसेस एग्जिस्ट करते हैं. वो कौन कौन से केसेस हमने पढ़े थे, D4, D5, D6 और फोर्थ केस क्या था, D7, जिसमें आप स्पिन क्रॉस ओवर का लाइन देखोगे. एक्सेप्ट ऑल दीज केसेस आपके पास वहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल के सिस्टम में भी स्पिन क्रॉस ओवर नहीं रहेगा. तो अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन डायग्राम को इलेबोरेटिव फॉर्म में डिस्कस करते हैं और जो बात समझाने वाली होगी वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जब आप Tanebo-Siano पढ़ोगे तो आपको कोरिलेशन का लेफ्ट पार्ट ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि कोरिलेशन में हमने सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल्स स्टडी किए थे. और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 ये मेंशन हुआ है. तो ये डायग्राम्स क्या होगी, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव हो गई, क्योंकि अभी हमें एनर्जी का वैल्यू मिल सकता है. तो इसलिए Tanebo-Siano कोरिलेशन से कहाँ से डिफरेंस हुई कि एक तो हमारे पास वहाँ पर क्वालिटेटिव था, यहाँ पर क्वांटिटेटिव है. तो यहाँ पर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि किस E/B वैल्यू पर आपके जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स हैं वो प्लेस करेंगे. तो सबसे पहले उसने क्या बोला था, जब आप Tanebo-Siano पढ़ोगे तो आपका जो पहला फ्री ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगा वो ही आपकी एक्सिस को जस्टिफाई करेगा. यानी कि फ्री स्टेट में 3F था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, तो वो आपका क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेट ही आपकी एक्सिस होगी. अभी फर्दर क्या कर रहे हो आप, D/B मीन्स आप मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड क्या कर रहे हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो. तो अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी स्प्लिटिंग उस हिसाब से एनर्जी वाइज इंक्रीज़ करती रहेगी, तो एनर्जी रेज होती रहेगी. तो अभी हमारे पास जो ये एब्सिस्सा है, आपका मेन पॉइंट क्या रहेगा, मुझे हर डायग्राम में आपको एब्सिस्सा क्लैरिफाई करना है कि ये आपकी एक्सिस बनेगी. बाकी तो आपने कोरिलेशन में स्टडी किया हुआ. तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले D1 का केस, हमारे पास जो टर्म सिंबल है 3F है. D2 के केस में, D2 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का केस हम स्टडी कर रहे हैं. देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा टर्म सिंबल क्या था, 3F. तो 3F में हमारे पास 3F फर्दर किस में स्प्लिट होता है, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड रेज करोगे. 3F की ग्राउंड स्टेट टर्म D2 के केस में देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास क्या बनी थी, ऐसे जब आपने जैसे जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड रेज किया था तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या थी, T1G. तो हमारे पास T1G, T2G, फिर उसके बाद था हमारे पास A2G. तो उसी वे में हमारे पास जो पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल की जो स्प्लिटिंग हुई है सिमेट्री एलिमेंट में, वो तो एक्सिस में चेंज हो गया, तो 3T1G एक्सिस हो गया. इस वजह से अभी हमने एंगल का रोटेशन किया है ना, पहले ये एक्सिस पे नहीं थे, पहले ये ऐसे थे. ऑरिजिनल में हमने कैसे स्टडी किया था, ये ऐसे थे, राइट. तीनों आपको स्प्लिटिंग दिखा रहे थे इन एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू. अब इनमें से एक जना एक्सिस में आ गया, तो इसका मतलब बाकियों के एंगल भी उसी हिसाब से ओरिएंट हो जाएंगे. तो उसी वे में ये आपको शो क्यों है, ये आपका एक्सिस में हो गया, उसके रिस्पेक्टिव आपके दोनों एलिमेंट्स ऐसे हो गए. क्लियर. उसके बाद आपने 1D को किस में स्प्लिट करना है, T2G और EG में. तो 1T2G नीचे आएगा EG के कंपैरिजन. उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, 1G किस में स्प्लिट करता है, G किस में स्प्लिट करता है, A1G, T1G, T2G, राइट, और EG. तो उसी हिसाब से आप इसको क्या करोगे, अरेंज करते रहोगे. एग्ज़ाम में ये डायग्राम्स इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इसको एक बार प्लेस करना है, उसके बाद ये जो सिस्टम है ये आपको याद नहीं रखना.
उसके बाद 1s को A1G, तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आप E/B ये वैल्यू बढ़ाते रहोगे dK/B वैल्यू, तो वैसा वैसा ये वाली एनर्जी भी रेज करती रहेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास D3 का केस। तो D3 के केस में भी स्पिन क्रॉसओवर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पर भी 4F ग्राउंड स्टेट कैसे फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटल के थ्रू। फिर से F आया, FPG2F, फिर उसके बाद आपने उसके बाद एलिमेंट्स एग्जिस्ट हो जाएंगे। फिर आपका ग्राउंड स्टेट फिर से A2G बनेगा, फिर से आप ऑर्बिटल में चेक करोगे कि इसका ग्राउंड स्टेट वही एब्सिस्सा बन जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी हो जाएंगे, और बाकियों की एनर्जी क्या करती रहेगी, जैसे जैसे आप एनर्जी रेज करते रहोगे वैसे वैसे इनकी एनर्जी भी क्या करती रहेगी, रेज करती रहेगी। नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास D4 सिस्टम। तो D4 सिस्टम में भी हमारे पास ये रहेगा, D4 से हमारा स्पिन क्रॉसओवर स्टार्ट हो गया। और स्पिन क्रॉसओवर मैंने कल आपको बोला था कि D3, D4, D5, D6 के 2.1, 2.2 ऐसे वैल्यूज़ बोली थी ना, वो वहाँ पर आपने अपनी स्पिन क्रॉसओवर की लाइन लगा देनी है। उससे पहले आपके पास हाई स्पिन होगा, उसके बाद आपके पास लो स्पिन होगा, यानी कि हर एक चांस जहाँ पर पेयरिंग हो सकती है आप वो अटेम्प्ट करोगे, और उससे पहले आप जहाँ पर भी अनपेयरिंग हो सकती है आप वो प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5D हमारी ग्राउंड स्टेट है, 5D में हमारे पास EG, देन T2G D4 में। तो अभी ध्यान से देखो, D4 में हमारे पास सिचुएशन हाई स्पिन के केस में कैसी रहेगी, 1 2 3, यानी कि 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो अभी हमारे पास देखो अनसिमेट्री कहाँ पर है, EG के सिस्टम में है, तो ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी, EG। अभी क्या होगा, जैसे जैसे आप E/B यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करते रहोगे तो पेयरिंग प्रेफर होगी, तो पेयरिंग प्रेफर हुई, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये एम्प्टी हो गया। अभी हमारे पास अनसिमेट्री कहाँ पे है, T में आ गई ना अनसिमेट्री। इसका मतलब जब स्पिन क्रॉसओवर से पहले जो आपका एब्सिस्सा रहेगा वो EG रहेगा, स्पिन क्रॉसओवर के बाद आपका एब्सिस्सा क्या बन जाएगा, T2G। तो उसी हिसाब से आपका जो ऊपर वाला सिंबल होगा उसमें से अगर हमें T का कोई सिंबल मिल रहा होगा तो उसकी एनर्जी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास T2G नहीं बोल रही मैं, वो सिंबल करेक्ट वो मत करना, मतलब आपके पास जो सिंबल होगा वो T में से कोई होगा। तो ज़्यादातर केसेस में जैसे हमारे पास ये पहले ये वाली ग्राउंड स्टेट थी, तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो एब्सिस्सा होगा। उसके बाद स्पिन क्रॉसओवर के बाद जो उसके वेरी नेक्स्ट होगा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, उसके अंदर जो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी क्या करती रहेगी, लो डाउन होगी, और वो किस में चेंज हो जाएगा, एब्सिस्सा में। तो उसके कॉरेस्पॉन्ड जब भी आप बाकियों के जो शिफ्ट करोगे तो बाकियों की आप सिर्फ एनर्जी आपने क्या करनी है, रेज कर देनी है स्पिन क्रॉसओवर के बाद। और पहले आपकी जो नीचे वाले जो सिंबल्स हैं इनकी थोड़ा थोड़ा ऐसे रिड्यूस करेगा हाई स्पिन के केस में, फिर उसके बाद सडनली ये स्पिन क्रॉसओवर के बाद रेज कर जाएंगे। तो इसका मतलब एट द स्पिन क्रॉसओवर ये डिपेंड करता है कि वो हाई स्पिन प्रेफर करेगा या लो स्पिन प्रेफर करेगा, लेकिन स्पिन क्रॉसओवर से पीछे बिल्कुल हाई स्पिन होगा, स्पिन क्रॉसओवर के बाद बिल्कुल लो स्पिन होगा। क्लियर। एट स्पिन क्रॉसओवर आपके पास क्या मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन हाई स्पिन एंड लो स्पिन। नेक्स्ट केस हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट केस है हमारे पास D5 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है। तो D5 में हमारे पास कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है, पहले आप यहाँ से चेक करेंगे हम। D5 का केस कैसे हो सकता है, 1 2 3 हाई स्पिन है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो देखो ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, कुछ A का सिंबल आना था, राइट। अभी आपने क्या किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रेज कर दी, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट हुए थे वो क्या आ गए, नीचे आ गए, और अनसिमेट्री किस में स्टार्ट हो गई, T में। तो हमारे पास यहाँ पर सिंबल क्या बनेगा, T, राइट। तो यहाँ पर रहेगा A। तो अभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपके पास सिंबल क्या रहेंगे, 6S 4G 2I। तो इन सिंबल्स को, तो इसमें हमारे पास सिंबल क्या रहेगा, देखो पहले हमारे पास S के कॉरेस्पॉन्ड एब्सिस्सा क्या बनना था, A1G, तो सही है, ये वाला सिंबल हम प्रेफर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, वहाँ से वेरी नेक्स्ट, तो वेरी नेक्स्ट में से जो सिंबल हमारे पास बन रहा है, अभी T का कुछ आना चाहिए, तो T2G हमारा एब्सिस्सा में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ उसकी एनर्जी रिड्यूस करना शुरू करो, ठीक। उसके अलावा बाकियों की एनर्जी हमने स्पिन क्रॉसओवर के बाद रेज करनी है। स्पिन क्रॉसओवर के बाद तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो इसकी रेज कर जाएगी,
और इसमें से वेरी नेक्स्ट की एनर्जी क्या कर जाएगी, लो करके एब्सिस्सा में आ जाएगी। ठीक, तो स्पिन क्रॉसओवर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर भी लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो है D6 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। जो हमने कल डायग्राम किया था तो उसमें भी मैंने D6 ही कंसिडर किया था। तो उसमें हमारे पास जो एलिमेंट थे वो क्या कौन कौन से थे, 5D 3H 3G 1D 1F। तो ये तो हमने और कोरिलेशन में लेफ्ट पोर्शन स्टडी किया है। तो ये हाई स्पिन के सिचुएशन है और ये लो स्पिन का। बस मुझे आपको क्या चेक करवाना है कि आपकी एब्सिस्सा वैल्यूज़ कैसी होंगी। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, D6 का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम हाई स्पिन की बात करें, सॉरी D7 का, आई गेस D6 का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, तो सही है, यहाँ पर पहले हमारे पास एक्साइटेशन होगी। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आप उसे एक्साइट करोगे। एक्साइट करने के बाद जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पर अनसिमेट्री देखी जा सकती है, यानी कि सिंबल कुछ T टाइप्स होगा। और उसके बाद जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड रेज करते रहोगे तो आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले एक्साइट हो गए थे, अभी क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी का गैप बढ़ने से वो भी पेयर अप हो जाएंगे। तो यहाँ भी टोटल सिमेट्री, यहाँ भी टोटल सिमेट्री, तो सिंबल कुछ A टाइप्स होगा। इसका मतलब हमारे पास जो डायग्राम में है तो वहाँ पर हमारा पहला एब्सिस्सा स्पिन क्रॉसओवर से पहले वाला T के कुछ पार्ट का होगा। तो D है तो T2G और एक वहाँ पर आप EG शो कर दोगे, ये आपका EG रहा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट 3H, तो 3H में से जो हमारे पास ये 1D, सॉरी, तो यहाँ पर जो यहाँ से जो सिंबल हमारा AG का जो निकलेगा उस सिंबल की एनर्जी सिर्फ आप रिड्यूस करते रहोगे, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल एब्सिस्सा बनना है स्पिन क्रॉसओवर के बाद वो कौन सा बनना है, A1G, राइट। पहले आप इसका एनर्जी क्या होगा, एकदम से स्पिन क्रॉसओवर के बाद रेज कर जाएगा और उसका जो एनर्जी होगा स्पिन क्रॉसओवर के बाद से रिड्यूस करता रहेगा पहले, क्योंकि उसने किस में ट्रांसफॉर्म होना है, एब्सिस्सा में। क्लियर। तो एग्ज़ाम में आपने एग्जामिनर को सिर्फ एब्सिस्सा समझाने हैं। उसके बाद जो हमारी डायग्राम रहेगी वो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यहाँ पर हाई स्पिन के केस में रिड्यूस होगा एनर्जी। उसके बाद लो स्पिन के केस में आपके पास एनर्जी एकदम से स्पिन क्रॉसओवर के बाद ऑलमोस्ट सारे स्पिन सिमेट्री एलिमेंट्स का रेस करेगा। तो उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट केस क्या रहेगा, D7 का केस। फिर से हम वही चेक करते हैं कि D7 में हमारे पास ग्राउंड स्टेट है 4F, तो वो तो आप ओरिजिनल से कर लोगे। उसके बाद हमने सिर्फ एब्सिस्सा चेक करना है। तो एब्सिस्सा D7 के केस में हमारे पास कैसे रहेगा, D7 के केस में फिर से आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पर अनसिमेट्री कहाँ पर है, नीचे की तरफ T ऑर्बिटल में है, तो कुछ सिमेट्री एलिमेंट में T हमारा एब्सिस्सा बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी रेज करोगे तो जो ऊपर के इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना शुरू कर देंगे, पेयर अप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेयर अप हो गया। उसके बाद यहाँ पर अनसिमेट्री कहाँ पर आ गई, E में आ गई, तो हमारे पास कुछ E का सिंबल बनेगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम वही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले T1G, स्पिन क्रॉसओवर से पहले तक हमारे पास T1G एब्सिस्सा रहेगा। स्पिन क्रॉसओवर के बाद लो स्पिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर अप। तो हमारे पास वेरी नेक्स्ट कौन है, 2G, उसमें से कोई सिंबल एलिमेंट सिमेट्री एलिमेंट होगा EG, उसकी एनर्जी आप रिड्यूस करोगे। बाकी सिमेट्री एलिमेंट्स की एनर्जी स्पिन क्रॉसओवर के बाद से आप रेज करते रहोगे, लाइक ऐसे। तो इस डायग्राम का हमें बेसिकली फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आपने जो आपके जो बेस एलिमेंट्स हैं, जो एब्सिस्सा हैं, वो एग्जामिनर आपके चेक कर सकता है। उसके अलावा तो सबकी एनर्जी रेज करनी है, तो ये बार ग्राफ आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं, कैसे लर्न करनी है, ऐसा नहीं। बस इतना याद रखना, सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी में जो 4F और 4P में हमने रेका पैरामीटर्स किए थे वो 15B का होना चाहिए, ठीक है, सेम स्पिन का। और जो डिफरेंट है उसमें तो B और C दोनों फैक्टर कंसिडर होंगे। तो उस वे में इसको थोड़ा सा अरेंज करने का स्टार्टिंग एलिमेंट्स को, बाकियों के लिए हमें इतना याद रखना नहीं है। लास्ट डायग्राम कौन सी है, D8 सिस्टम है। तो D8 सिस्टम में हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म 3F है। तो यहाँ पर से फिर से स्पिन क्रॉस ओवर ख़त्म हो गया। स्पिन क्रॉस ओवर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो एब्सिस्सा हमने एक बार लिख दिया वो ही चलेगा थ्रू आउट, ठीक। उसके बाद तो आप सबकी एनर्जी क्या कर दोगे, रेज कर दोगे। 3F
3p 1d 1g, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट स्प्लिट होके आएंगे, जैसे 3p का एलिमेंट 3t1g होता है, और d का t2g और eg होता है, g का t1g t2g और eg होता है। तो इस हिसाब से सॉरी a1g भी साथ में होता है। तो इस तरह से आप वो स्प्लिटिंग तो आप कर ही लोगे। तो उसके अलावा आपने सिर्फ एब्सिस्सा पर फोकस रखना है कि आपको पता हो कि कौन सा एब्सिस्सा स्पिन क्रॉसओवर, और स्पिन क्रॉसओवर की वैल्यूज़ भी, जैसे हमने यहाँ पर शायद मे बी मेंशन हो ये रही वैल्यूज़। D4 के केस के लिए 2.7 होती है, D5 के लिए 2.8, D6 के लिए 2, D7 के लिए 2.2। उसके अप्रॉक्स आपने बस वो लाइन, जो ये वाली लाइन है, ये आपने उसी रेंज में ही ड्रॉ करनी है। जैसे 2.2 है तो इतना पता चलना चाहिए कि स्केल में 2.2 अप्रॉक्स कैसा है। उसके बाद से आप स्पिन क्रॉसओवर में जो आपके एलिमेंट्स हैं उसकी एनर्जी तो आप रेज कर सकते हो, उसके लिए कोई ऑर्डर नहीं। दैट्स ऑल अबाउट Tanebo Cyano। थैंक यू सो मच।